अच्छा, today I am, if you remember, today is our first class. ठीक है, I'm recording this lecture and I'm sending it to you. The last thing that we did was cell membrane and cell signaling. ठीक है, जिसमें से cell membrane का structure तो हमने study कर लिया था, लेकिन cell signaling रहती थी. तो I'll just give you an overview of cell membrane के structure में हमने क्या पढ़ा था. All we know is that a cell membrane is made up of a double layer of phospholipids. ये जितने भी हैं ये सारी चीज़ें, all of these heads with these wiggly tails are phospholipid molecules. ठीक है, एंड डबल मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं. अच्छा, किसी भी एक फॉस्फोलिपिड में दिस इज द हेड, ठीक है, एंड दीज आर द टेल्स. नाउ द हेड, यहाँ पे भी देखो ये हेड है, ये टेल्स हैं. तो सिंस द हेड्स आर फेसिंग आउटवर्ड्स दे आर हाइड्रोफिलिक, दैट मीन्स दे लाइक वाटर. सो वील राइट डाउन हाइड्रोफिलिक ओवर हियर. ठीक है, दे लाइक वाटर, सो दे आर हाइड्रोफिलिक. ऑन द अदर एंड ये जो टेल्स हैं they are facing inwards. That is because they are hydrophobic. They don't really like water, so they tend to stay away from water. ठीक है, they are hydrophobic. So the first component in a cell membrane are these hydrophobic molecules, these phospholipid molecules. ठीक है, जिसमें से the head is hydrophilic and the tails are hydrophobic. Over here also it's the same thing. These are the heads. The heads are hydrophilic because they are facing the inner compartment, whereas the tails are hydrophobic because they are facing inwards. ये सेल के बाहर का एरिया है, ठीक है, इनर, एंड दिस इज द इनर पार्ट ऑफ द सेल, एंड ये पूरी बैरियर है. नाउ ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम पार्शली परमिएबल कहते हैं. हमने बचपन में पढ़ा है, ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस इज़ अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट इज़ बिकॉज अ पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन that allows some substances to enter but does not allow the other to enter. And ऐसा क्यों होता है? That is because of this phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer क्योंकि एक फैटी लेयर है, ये फैट के मॉलिक्यूल्स हैं. phospholipid बेसिकली लिपिड है ना, सो इट्स अ फैट मॉलिक्यूल. दैट्स वाई ये जितने भी फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, these do not allow water soluble molecules to move in. ठीक है, तो अगर मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड है या ग्लूकोज है वो मूव करना चाहते हैं तो वो मूव कर नहीं सकता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल है तो फैट सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स इजीली मूव कर सकते हैं क्योंकि ये है तो लिपिड मॉलिक्यूल ना. अच्छा, वैसे तो वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स आर नॉट अलाउड टू मूव थ्रू दिस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. सो हाउ डू दे एंटर इनटू द सेल? ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू एंटर आइदर थ्रू दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. ठीक है, यूजुअली ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही आते हैं. ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक बनाया है, ऐसे बहुत सारे होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स. इसमें से दो टाइप के होते हैं, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स, वो हम आगे पढ़ेंगे. ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसे हम लेबल कर देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है. ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर से अंदर लेकर आने में हेल्प करती है और सेल के अंदर से बाहर लेकर जाने में हेल्प करती है क्योंकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू पास नहीं हो सकते. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा सिर्फ एक वाहिद वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है. अच्छा, सही है, तो सिर्फ एक वाहिद छोटा सा एक वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है जो इस हाइड्रोफोबिक लेयर के थ्रू, इस फॉस्फोलिपिड लेयर के थ्रू पास हो सकता है, एंड दैट इज़ वाटर इटसेल्फ. सिर्फ H2O का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, ओनली अ वाटर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस लेयर एंड एंटर द सेल और आइदर एग्जिट द सेल. एंड दैट इज़ बिकॉज, जबकि ये तो वाटर का मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये क्यों पास हो सकता है? दैट इज़ बिकॉज वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, तो वो ईजिली इन गैप्स के थ्रू पास होके सेल के अंदर आ सकता है. ठीक है, दिस इज़ अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. बाकी जितने भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ट्रैवल करना पड़ता है. ये गेट की तरह बिहेव करता है, ये बाकी दीवार है. ठीक है, दीवार से छलांग के तो कोई नहीं एंटर हो सकता ना, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू एंटर होते हैं. ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो अंदर की तरफ लगा हुआ है. ठीक है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो तीन मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, ये है कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन कंट्रोल करते हैं, विच मीन्स दैट अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो मेम्ब्रेन जो होगी वो रिजिड होगी, वो अपनी जगह से ज़्यादा हिलेगी नहीं. ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स अगर कम होंगे तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी.
तो अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स किसी भी मेम्ब्रेन में ज़्यादा होगी तो रिजिडिटी होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन में इतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी नहीं होगी, कम फ्लूइडिटी होगी। और अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो सेल में फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जो दो टेल्स हैं ना, ये दो टेल्स फैटी एसिड की टेल्स हैं। फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि इनमें बहुत ज़्यादा, इनमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं है। एंड अनसैचुरेटेड का मतलब होता है इनमें बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स है। अगर ये फैटी एसिड की चेन्स बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हैं तो फ्लूइड जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, ये रिजिड होता है, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ मोर सैचुरेशन, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है, तो फिर रिजिडिटी होगी। और अगर कम सैचुरेटेड फैट, अगर हमारे पास ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, दिस इज़ फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, तो बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। तो फ्लूइडिटी और रिजिडिटी मेम्ब्रेन की किन पे डिपेंडेंट है? कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंडेंट है, और ये फॉस्फोलिपिड बाय लेयर में फैटी एसिड की टेल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या फंक्शन है? एक तो इट बिहेव्स एज अ कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर मूव करने में हेल्प करती है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स फ्लूइडिटी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नाउ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर इस ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल पे कार्बोहाइड्रेट की चेन लगा दूं, ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूल इज नाउ कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है अब ग्लाइकोलिपिड। और इसी तरह से अगर किसी भी प्रोटीन के ऊपर, जैसे फॉर इंस्टेंस ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट की एक मॉलिक्यूल लगा हुआ है, सो दिस इंटायर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, विच मीन्स कि ये आपके बाकी सेल्स को बताते हैं कि हम आपकी बॉडी के ही सेल्स हैं, हम किसी और बॉडी के सेल्स नहीं हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी और ह्यूमन के मैं सेल्स अगर डाल देती हूँ या किसी और स्पीशी के मैं सेल्स डाल देती हूँ, मैं मंकी के सेल्स डाल देती हूँ, तो आपकी बॉडी इस ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से डिटरमाइन कर लेगी कि दीज आर नॉट योर सेल्स एंड दे बिलोंग टू समवेयर एल्स। एंड फिर एक इम्यून रिएक्शन होगा जिसमें वो जो फॉरेन सेल्स होंगे ना, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जबकि वो बैक्टीरिया या वायरस के सेल्स नहीं हैं, वो किसी और स्पीशी, वो तो मंकी के नॉर्मल सेल्स हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू योर बॉडी, आपकी बॉडी एक इम्यून रिएक्शन करा के इन्हें एलिमिनेट करा देगी। सो दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनके फंक्शंस नोट डाउन कर दिए, फंक्शंस लिख दिए, सो दैट इट्स जब आपके पेपर में हो या जब मैं आपका असाइनमेंट दूँ, इट्स ईजी फॉर यू टू एक्सप्लेन कि इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन है रिकग्निशन साइट एंड एक्ट्स एज एन एंटीजन। तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या करते हैं मैं आपको डिटेल में सेल सिग्नलिंग के वक्त बताऊंगी, लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन रिकग्निशन साइट एंड एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब वो किसी भी मॉलिक्यूल को बताता है कि तुम्हें यहाँ आकर काम करना है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड ये वाली लेयर है, डबल बाय लेयर। फॉस्फोलिपिड फॉर्म्स अ बाय लेयर and makes the membrane fluid. They have non-polar tails and hydrophobic heads, thus forming a barrier to most water-soluble substances. जिसका मतलब है कि जितने भी water-soluble substances हैं वो इस phospholipid bilayer के थ्रू एंटर नहीं हो सकते, एक्सेप्ट फॉर वाटर। वाटर एक water-soluble मॉलिक्यूल है, लेकिन वाटर ईजिली इस phospholipid मॉलिक्यूल को इस phospholipid bilayer के थ्रू पास हो सकते हैं, बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। बाकी जितने भी water-soluble मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अगर सेल के अंदर एंटर करना है या सेल से अंदर बाहर जाना है तो फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाना पड़ेगा। फिर वी हैव कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल फॉर्म्स अ वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन एंड कंट्रोल्स द स्टेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो रिजिडिटी ज़्यादा होगी, अगर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी।
ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबिलिटी कंट्रोल करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। देन वी हैव इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज़ एन इंट्रिंसिक प्रोटीन जो पूरी लेयर को सराउंड कर रहा होता है, जो दोनों लेयर्स के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं दे पास थ्रू मेम्ब्रेन्स एंड सम फॉर्म चैनल्स और कैरियर्स फॉर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो इसके थ्रू या तो चैनल बनता है या कैरियर। हमने ये डिस्कस किया हुआ है। कैरियर का मतलब होता है कि यहाँ से वो चीज़ को उठा के यहाँ फेंक देगा या यहाँ से चीज़ को उठा के यहाँ फेंक देगा, उसे कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और चैनल प्रोटीन क्या करता है, सिर्फ एक दरवाज़ा खोल देता है, एक चैनल खोल देता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल ईजिली अंदर मूव कर सकता है या बाहर मूव कर सकता है। ये डिफरेंस होता है चैनल प्रोटीन में और कैरियर प्रोटीन में। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ये वाले होते हैं जो या तो मेम्ब्रेन के इनर साइड पे होते हैं या आउटर साइड पे होते हैं, पूरी मेम्ब्रेन को सराउंड नहीं कर रहे होते हैं, एंड ये यूजुअली एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। फिर वी हैव ग्लाइकोलिपिड्स। Glycolipids are short carbohydrate chains that help make the membrane stable by forming hydrogen bonds. अच्छा, ग्लाइकोलिपिड ये वाले इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट की एक चेन लिपिड के ऊपर लगी होती है उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड सेल सिग्नलिंग में भी काम करता है और उसके अलावा सेल टू सेल अडेरेंस में भी काम करता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में एक सेल, बहुत मिलियन सेल्स हैं और वो सारे मिलियन सेल्स आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी स्किन है, मेरी स्किन में बहुत सारे मिलियन सेल्स हैं, वो आपस में चिपके हुए हैं, लेकिन क्या ये सेल्स मेरे किसी भी सरफेस से चिपकेंगे? आर दे स्टिकिंग टू द लैपटॉप? नो, दे आर नॉट। वाई नॉट? क्योंकि इनकी एडहेरेंस, इनमें सेल में आपस में एडहेरेंस है, इनकी एडहेरेंस सरफेसेस के साथ नहीं होती है। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड होता है ना मॉलिक्यूल, ये एक तो सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है और इसके अलावा सेल एडहेरेंस मतलब आपस में बहुत सारे सेल्स को चिपक के काम करने में भी हेल्प करता है, इनको अलग नहीं होने देता। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव सेल सिग्नलिंग, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं दोनों का रोल है सेल सिग्नलिंग में। नाउ व्हाट एग्जैक्टली सेल सिग्नलिंग? सेल सिग्नलिंग की डेफिनेशन, या अगर आपको कोई पूछेगा यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट सेल सिग्नलिंग इज, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, दैट स्पेसिफिक लिगेंड्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेल व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल where they bind to specific receptors on the cell surface membrane. This produces a response which may cause a cascade or more reactions. Now let me give you an example of what is being explained over here. For instance, this is your liver, okay, and this is the pancreas. Okay, so this is the pancreas and this is the liver. ना ऑब्वियस ही बात है आपकी बॉडी में ये दोनों पैनक्रियाज एंड लिवर की लोकेशन अलग अलग होती है। ये एक अलग ऑर्गन है, ये एक अलग ऑर्गन है। अब पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, ठीक है। तो समझो यहाँ पे ये बीटा सेल्स हैं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन द पैनक्रियाज नोन एज बीटा सेल्स दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल और अ हार्मोन नोन एज इंसुलिन, ठीक है। तो इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया इंसुलिन। अभी इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल पैनक्रियाज से लिवर तक कैसे पहुंचेगा? ऑब्वियसली थ्रू ब्लड, ठीक है। सबसे पहले ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा, सही है। उसके बाद यहाँ से फ्रॉम द पैनक्रियाज इट विल बी कैरीड टू द लिवर। अब ब्लड जो है सिर्फ लिवर के पास नहीं जाता, ब्लड स्टमक के पास भी जाता है ना, ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी जाता है। तो फिर इन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को कैसे पता है कि हमें सिर्फ लिवर के पास जाना है? ऐसे पता चलता है कि जब ये इंसुलिन मॉलिक्यूल्स, अब ये कह रहे हैं ना स्पेसिफिक लिगेंड्स आर रिलीज फ्रॉम द सेल, तो ये इस केस में, इस एग्जांपल में द स्पेसिफिक लिगेंड इज दिस इंसुलिन मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ लेट्स से इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड देन यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द सेल विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट सेल। टारगेट सेल, अब इसको कैसे पता कि इसका टारगेट सेल लिवर है या स्टमक है? तो इंसुलिन का मॉलिक्यूल जब लिवर के पास पहुंचता है ना, तो लिवर के जो सेल्स होते हैं इनके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इंसुलिन को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ आना है, मैं हूँ जिसके पास तुम्हें आना है। तो इंसुलिन का मॉलिक्यूल जाके लिवर के साथ, लिवर के सेल के पास जाके चला जाता है, ठीक है। जब इंसुलिन एक दफ़ा यहाँ पे पहुँच गया तो ये इसका टारगेट सेल क्या था? हमारा जो यहाँ पे स्पेसिफिक लिगेंड था एग्जाम्पल में, दैट वाज एन इंसुलिन मॉलिक्यूल दैट वाज सिक्रीटेड बाय द पैनक्रियाज। उसके बाद इट विल ट्रैवल टू द लिवर, लिवर टारगेट सेल था, वेयर दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सेल सर्फेस मेम्ब्रेन।
स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे तो फिर ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा ना। अब ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स सिर्फ लिवर पे हैं फॉर इंसुलिन, स्टमक के पास नहीं है। दैट्स व्हाई अगर इंसुलिन जो है स्टमक के पास चला भी गया, ठीक है, लेट्स से स्टमक के पास आ भी गया, तो ये यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा क्योंकि स्टमक के पास इंसुलिन के साथ बाइंड करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं है, ठीक है। एनीवेज, जब ये लिवर के पास आ गया एंड लिवर के पास इंसुलिन के साथ बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स थे, तो जब इंसुलिन और उन रिसेप्टर्स की बाइंडिंग होगी तो दिस प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स विच मे कॉज अ कैस्केड और मोर रिएक्शंस। कैस्केड का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस। कैस्केड बेसिकली मीन्स कि एक रिएक्शन हुआ, उसके बाद दूसरा रिएक्शन, उसके बाद तीसरा, चौथा। हमारी बॉडी में कभी भी एक रिएक्शन एक टाइम पे नहीं हो रहा होता है, मल्टीपल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। पहले एक होता है, उसको दूसरा रिएक्शन ट्रिगर करता है, उसको तीसरा, उससे तीसरा रिएक्शन ट्रिगर होता है। ऐसे करते करते बहुत सारे रिएक्शंस एक साथ होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये इंसुलिन यहाँ पर लिवर के साथ आके बाइंड हो गया तो इंसुलिन लिवर में क्या कराएगा, जितना भी आपका ग्लूकोज है जो लिवर के पास आया है, ऑल ऑफ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय दिस मॉलिक्यूल इंसुलिन, ठीक है। ये काम सिर्फ लिवर में हो रहा होता है, ये स्टमक में क्यों नहीं हो रहा होता, क्योंकि स्टमक के पास इंसुलिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसे कहते हैं सेल सिग्नलिंग, जिसका मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को पता होता है कि उसे कहाँ जाके काम करना है, ठीक है।